नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए सुप्रभात। आशा है आप सब ठीक होंगे, सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 9th में हिंदी विषय के अंतर्गत अध्याय ग्रामश्री जो पद्यखंड में है, इसके रचनाकार है कवि सुमित्र नंदन पंत। कवि सुमित्र नंदन पंत एक छायावादी कवि हैं जिनका जन्म सन 1900 में और मृत्यु सन 1970 में हुई। इनका यानी कि जो जीवन काल है 1900 से लेकर 1970 तक ईस्वी तक है। आज इस अध्याय के अंतर्गत हम पद्यांश व्याख्या और कवि परिचय, जैसा कि परंपरागत रूप से प्रत्येक वीडियो में हम करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज इस पाठ में ग्रामश्री में। देखिए, ग्रामश्री पाठ जो है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो कवि सुमित्र नंदन पंत हैं, इस पाठ के रचयिता, ये छायावादी कवि हैं और छायावाद के 4 स्तंभों में जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्र नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कवयित्री महादेवी वर्मा, कवयित्री और लेखिका महादेवी वर्मा, ये 4 जो हैं वो छायावाद के प्रमुख स्तंभकार कवि हैं, रचनाकार हैं। तो ग्रामश्री कविता में जो छायावादी रचना है, इसमें पूर्ण रूप से प्रकृति का वर्णन किया गया है। और देखिए, सुमित्र नंदन पंत जी को इन्हें उपनाम यानी कि उनके एक विशेष नाम प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सुकुमार कवि में यानी कि उनका जो प्रकृति का पूरा जो एक ये कह सकते हैं उनके प्रकृति के उपादान, उनके संसाधनों का जो समायोजन है, उन्होंने विभिन्न उपमाओं से किया है। और इस ग्रामश्री पाठ में, आज इस पाठ में, इस अध्याय में, उन्होंने ग्रामीण परिवेश के खेती किसानी के यानी कि और आदि जो कुछ फसलें वगैरह होती हैं, उन फसलों में लगे हुए जो फूल हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, वृक्ष हैं आदि, इनका वर्णन किया है। हालांकि प्रकृति का अगर वर्णन करते हैं, कहने का मतलब है तो फूल मतलब पहाड़ वगैरह या झरने, समुद्र, आकाश, ये सब हैं ही, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने कुछ विशेष तरीके से उस खेती किसानी के परिवेश का, उसमें जो फसलें हैं, आमतौर पर क्या है, इस तरह से रचनाओं में हमने अभी कुछ फसलों वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। चाहे वो गेहूँ की फसल हो या सब्जियों की फसलें हों, कहने का मतलब है। तो इस तरह की उनकी लताएं, तरबूज की फसल, नींबू, आंवला आदि, अनार वगैरह, इस तरह के कुछ पौधों की उनकी जो क्या है, और मटर वगैरह, तो इस तरह के जो पौधे हैं वहाँ पर जो लगे होते हैं, खेती वगैरह करते हैं जहाँ पर गाँवों में, तो उस ग्रामीण परिवेश की, उसकी सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज जानते हैं इस पाठ में उसका केंद्रीय भाव क्या है और मूलतः इस पाठ में मतलब किस आधार पर है ये पाठ, और इस पाठ का उसका जो भाव है वो सारांश क्या है। देखिए, ग्रामश्री कविता में कवि ने ग्रामीण प्रकृति के सौंदर्य और उसकी संपन्नता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। खेतों में हरी भरी लहलाती फसलों, रंग बिरंगे फूलों और फूलों से लदे वृक्षों, सब्जियों, नदी के किनारे की गई तरबूज की खेती, उसकी फैली हुई हरियाली, धूप आदि का रोमांचकारी अंकन किया है। खेतों में दूर तक फैली हरियाली, धूप और नीले आकाश की सुंदरता को बड़ी मनोहारी रूप से उसका वर्णन किया है। वसुंधरा जो गेहूं की बालियां देखकर क्या हो जाती है, रोमांचित हो उठती है। सनई, अरहर की फलियां, सनई देखिए क्या होता है कि सनई जो होता है उसकी छाल से, उसके जो छाल रहता है, उसका जो छिलका रहता है, उस छिलके से जो क्या होते हैं, रस्सी बनती है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो अरहर की फलियां बड़ी सुंदर लग रही हैं, दालें वगैरह होती हैं जी, ठीक है ना। पीले पीले फूलों से उल्लास भरी सरसों की गंध बड़ी प्रिय लगती है, क्योंकि देखिए अभी रबी की फसल होती है, तो इसमें ज़्यादातर क्या है, मटर वगैरह है, गेहूँ है आदि। तो इस तरह की रबी की जो फसलें होती हैं, उस समय क्या होता है, देखिए रबी की फसलें जिस समय होती हैं, वहाँ उस समय भी क्या होता है, हरियाली अच्छी छाई होती है, क्योंकि गेहूँ वगैरह है, चने हैं, अरहर है, मटर वगैरह है कि नहीं, तो ये बो दिया जाता है उस समय। और सरसों अपने आप में जब फूल जाती है, ठीक है ना, सरसों जब फूलने लगती है तो एक अलग ही प्रकार की उसकी जो फूल से तेलीय वातावरण जो फैल जाता है, एक तेलीय सुगंध जिसे हम कह सकते हैं, वो फैली फूलों की होती है। तो उसका भी एक अपना अलग से कुछ अपना अंदाज होता है
जो वहाँ पे फैल जाती है, वातावरण में वो घुल मिल जाती है, तो बड़ी ही सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। मटर की फलियाँ लग जाती हैं, उसके फूल रहते हैं, वो फूल मटर लग जाते हैं, तो ऐसे पेड़ मतलब दाने उसमें जब भर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, मटर जो क्या है हरी हरी वो दाने की मतलब पेटियाँ सी लगने लगती हैं देखने के लिए। तो आदि इस तरह की विभिन्न उपमाएँ देकर उन्होंने अपने काव्य को सजाया है। पीले पीले फूलों से उल्लास वाली सरसों की गंध बड़ी प्रिय लग रही है। मटर की फलियां रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती तितलियों को देखकर मनमुग्ध हो जाता है। आम बौराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, रबी की फसल के निकलते ही यानी कि सर्दियों के मौसम के अंत में, ठीक है ना, सर्दियों के ढलते मौसम में थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है, मतलब वहाँ से हम क्या होते हैं, फसल कटने पर आ जाती है, पक जाती है। तो अब वहाँ से क्या होता है, बसंत का आगमन होता है, तो फूलों पे मतलब उस पर आम पर बौर आने लगते हैं, तो उसमें और सुंदर हो जाती है वो, ठीक है ना, सुगंधित वायु बहने लगती है। ढाक और पीपल के हरे भरे पत्तों को देखकर कोयल का मन उन्मत्त हो जाता है, उन्मादकता से भर जाता है। कटहल है, जामुन है, झरबेरी, देखिए बेरियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनसे बेर झड़ने लगते हैं उस समय भी, ठीक है ना। पहले तो अभी तो क्या है, वो लगते हैं, कच्चे लगते हैं, फूलने लगती हैं इस समय, और फिर वो लगने लगते हैं, फिर वो क्या हो जाती हैं, झरने लगती हैं, तो उसे झरबेरी कहते हैं। या नींबू है, अनार है, आलू है, गोभी बैगन आदि वो प्रफुल्लित होने लगती है। मतलब ये सब क्या है, सब्जियां उगाई जाती हैं खेतों में, है कि नहीं। तो ये ज़्यादातर क्या हो जाता है, हमारे गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है। तो यहाँ से इस तरह से उन्होंने क्या है, पाठ का शीर्षक भी ग्रामश्री रखा है। एक ओर आम और बेर पक जाते हैं और छोटे छोटे आंवलों पे पेड़ों की डालियां लद जाती हैं, आंवले पकने लगते हैं इस समय। पालक लहलाता है और धनियों से क्या होती है, बड़ी सुगंधित खुशबू आती है, सुगंध आती है, वो महकने लगता है। धनिया जो होता है, धनिया, हरी धनिया जो होती है सब्जी में डलती है। तो लौकी तथा सेम की बेलें जो हैं वो चारों ओर फैल जाती हैं, टमाटर पक जाते हैं, हरी मिर्च फूलने लगती है, गंगा किनारे लगे तरबूज, पानी में तैरते बगुले, चक्रवाक पक्षी होता है आदि का दृश्य बहुत ही मनमोहक दिखलाई पड़ता है। और जाड़े के अंत की चांदनी रात में ओस से स्निग्ध मतलब स्नेहयुक्त यह गाँव सभी के मन को हर रहा है, यानी कि मनमोहित कर लेता है। तो ये है, मतलब ये कह सकते हैं कि हम पूरे वर्ष भर का जो एक प्रक्रिया, ये प्रक्रम चलता है पूरा फसलों के क्षेत्र में, पेड़ पौधे रहते हैं, तो इस तरह से उनका अपना अपना सीजन मौसम चलता रहता है, ठीक है ना। तो उसमें जो क्या है, प्रकृति की क्या है, बदलते हुए परिवेश में उसके बदलते हुए स्वरूप को यहाँ पर बड़े ही मनोरम रूप से चित्रित किया गया है। तो पहले पद्यांश पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया गया है, देखिए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी इसमें रवि की किरणें चांदी की उजली जाली, तिनकों के हरे भरे तन पर हिल हरित रुधिर मतलब होता है लहू, ठीक है ना, या खून, रहा झलक श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक मतलब क्षेत्र या हिस्सा उसका। तो रवि यानी होता है सूर्य, उजली मतलब स्वच्छ, हरित मतलब हरे, ठीक है ना। तो खेतों में क्या है, कभी कहते हैं, देखिए कभी नहीं, यहाँ पर हरी भरी फसलें जो हैं वो शोभायमान हो रही हैं, और जिस तरह से क्या होती है, मखमली कोमल हरियाली, मतलब सभी ओर क्या है, कोमल मखमली हरियाली फैली हुई है, ठीक है ना। इस तरह से मखमल क्या होता है, काफ़ी कैसा होता है, स्निग्ध होता है, काफ़ी स्नेह मतलब चिकना होता है, ठीक है ना, वो स्निग्ध होता है, उसमें काफ़ी उसकी जो परत होती है। तो इस तरह से क्या है, श्यामल यानी कि श्यामल जो है ना कि नीले रंग का, और हरियाली जो होती है, हरित मतलब हरियाली होती है, आपने काई देखी होगी, मतलब काई जो पानी के आने जाने मतलब ज़्यादा पानी भरा होता है वहाँ पे क्या है, वो हरियाली शैवाल जिसे कहते हैं वो होते हैं, तो वो भी काफ़ी मखमली रहती है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, देखिए पानी नहीं, लेकिन मतलब जो खेत हैं वहाँ पर हरियाली फैली हुई है, खेतों में क्या पौधे वगैरह लगे हुए हैं, मटर है, गेहूँ वगैरह बोए हुए हैं, तो उसका वर्णन किया है। क्या कहते हैं, देखिए कि खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। उस मखमली हरियाली में चांदी की जो सफ़ेद जाली यानी कि चांदनी है, जो वो चांदनी फैली हुई और सूर्य की किरणों में लिपटी हुई पड़ी है। तो इस तरह की सुंदरता वहाँ पर देखते हुए बनती है। आशय में क्या कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मखमली वस्त्रों में चांदी के फूल जड़ दिए गए हैं, चांदी की जाली हैं वो बना दी गई हूँ। तो मखमली वस्त्रों में चांदी मतलब जैसे अगर मान लीजिए कोई मखमली वस्त्र है, कपड़ा है कोई, वो हरे रंग का है, ठीक है ना, वो मखमल का, और उस पर आपने चांदी के कोई सितारे वगैरह इस तरह की वो जो है जड़ाऊ उसका कर दिया जाता है, तो वो उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस प्रकार से चांदी उसकी दिखाई दे रही है, देख पड़ी हुई है। और देखिए वैसे ही खेतों की हरियाली से सूर्य की लिपटी हुई सी किरणें पड़ी हुई लिपटी सी जान पड़ती हैं। फसलों के हरे रंग वाले तनों में हरा रक्त झलमला रहा है, ठीक है ना।
और धनधान्यमयी श्याम वर्ण वाली धरती के तल पर आकाश का स्वच्छ फलक झुका हुआ प्रतीत होता है, अर्थात फसलों के कारण पृथ्वी और आकाश दोनों ही क्या है, मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं वाली, गेहूं में जब बालियाँ आ जाती हैं, वो पकने लगती है, बालियाँ आ जाती हैं, तो वो क्या उससे वसुधा यानी कि धरती जो है वो क्या हो जाती है, प्रफुल्लित होने लगती है, ठीक है ना, रोमांचित हो जाती है। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ, किंकड़ी यानी कि करधनी, ठीक है ना, मतलब आभूषण होता है पहनने का कमर में। किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त, तैलाक्त मतलब होता है तेलीय युक्त, यानी कि उस समय क्या है, सरसों फूल जाती है तो उसकी सुगंध आती है, ठीक है, बड़ी भीनी भीनी तेलीय सुगंध आती है, इस तरह का तेल रहता है। फूली सरसों पीली पीली, लू हरित धरा के झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। तो तीसी मतलब होता है अलसी, ठीक है ना, अलसी का तेल निकलता है, अलसी रहती है। अरहर है जो है इस समय वो रबी की फसलों की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो रोमांचित मतलब होता है पुलकित होना, और सनई मैंने आपको पहले ही बताया एक पौधा होता है जिसकी छाल से क्या बनती है, रस्सी बनती है, ठीक है ना, जिसे सन कहते हैं, हम गाँव की भाषा में सन कहा जाता है, अगर आप गाँव जाएंगे तो बताएंगे वो। तो धरती क्या है, प्रफुल्लित पुलकित सी लग रही है, क्योंकि इस समय जौ और गेहूं की बालियां जो हैं वो उस पर लटकने लगी हैं, गेहूं में बालियां आ गई हैं, बालें आ गई हैं, ठीक है ना। अरहर और सन की पीली फलियों के रूप में सोने की करधनियाँ जो हैं, ठीक है ना, जो कमर में पहनने का वो आभूषण होता है, वो सुशोभित हो रहा है इस प्रकार से। वातावरण चारों ओर तेलमयी जो है वो भीनी सुगंध उड़ रही है, क्योंकि इस समय सरसों के जो फूल हैं वो चारों तरफ से बिखर गए हैं, फूलने लगे हैं, सरसों फूलने लगे हैं। देखो यह हरितमय यानी कि हरियाली धरती से नीलम रत्न की अलसी की नीली कली झांकती सी प्रतीत हो रही है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रिलमिल का मतलब होता है घुसकर या मिलकर, मतलब मिश्रित, ठीक है ना, रिलमिल। हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, यानी मटर जो है वो क्या है, सखियों की भांति दिखाई पड़ रही है, मटर क्या है, फूलने लगी है, उसमें फलियाँ भी आने लगी हैं मटर में, ठीक है ना। और छीमियाँ छिपाए बीच खड़ी, छीमियाँ मतलब होता है फलियाँ, मटर की फली होती हैं वो इस तरह से, ठीक है ना। फिरती है रंग बिरंग की तितली, रंग बिरंगी तितलियाँ जो हैं वो उस समय फिरती हैं, उस पर बैठने लगती हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ व्रतों के से व्रतों पर, व्रत मतलब डंठल होते हैं उनके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फली फूलों से लदी हुई मटर का शोभा, उसकी उस पर मंडराती हुई तितलियों की शोभा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, देखिए कि विभिन्न रंगों के फूलों में घुसकर और मिलकर मटर रूपी सखियाँ जो है वो क्या हो गई, मतलब आपस में घुल मिल गई हैं, मिश्रित हो गई हैं, मतलब लगे होते हैं, घने पौधे होते हैं, अर्थात रंगीन फूलों के बीच मटर लगी फलियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे भी रंगीन फूलों में मिलकर क्या है, एक दूसरे प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। और देखिए मटर की फलियां जो हैं वो बीजों से भरे हुए अपने दानों को छिपाए हुए पेटियों से प्रतीक, मखमली पेटियां जिस तरह लटक रही हूँ ऐसा प्रतीत होती है। और फिरती है रंग रंग की तितली, तो रंग बिरंगी तितली इस समय विविध रंगों की तितलियां जो हैं वो फूलों पर मंडराने लगी हैं, तितलियां उड़ रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मनोरम दृश्य को, वातावरण को देखकर, ऐसे फूल स्वयं ही उल्लास से भरकर डंठल से एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस पर ऊपर बैठे हुए हैं या गले मिल रहे हैं। हवा में लहराते फूल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक दूसरे के पर जाकर लग गए हों, तो आपस में ऐसे मिलती से प्रतीत हो रहे हैं। तो बच्चों आज हमने क्या है, हमने 3 पदार्थों की व्याख्या यहाँ पर की, और शेष बचा हुआ भाग अपने आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा, इसमें उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आप धीरे धीरे करके इस तरह से आपका इसका अध्ययन करें, उसके नोट्स बनाते रहें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप विद्यालय में आप शीघ्रता से संपर्क करें जल्दी, क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी होंगी इस समय आने वाले समय में। तो आप जितना भी आपको जो भी डाउट शंका समाधान है वो आपकी कक्षाएं प्रारंभ हैं, आप संबंधित प्रत्येक विषय के संबंधित शिक्षक से आप किसी प्रकार के समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।